हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट में हमने डेंसिटी की डेफिनेशन लिखवा दी थी और उसके बाद में लिखो डेंसिटी इज ऑफ टू टाइप्स। डेंसिटी इज ऑफ टू टाइप्स। दो डेंसिटी की टाइप होती है। एक होती है अब्सोल्यूट डेंसिटी, अब्सोल्यूट डेंसिटी जिसको हमने एडी कहा, और दूसरा है रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी जिसको हमने आरडी कहा। ठीक है ना। और सबसे पहले एडी के बारे में लिख लो आप। एडी क्या है लिखो। इट इज सेम फॉर, इट इज सेम फॉर solid, liquid and gas. It is same for solid, liquid and gas. ठीक है ना। और AD जो होता है ना, वही तुम्हारा मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक है। और उसके बाद में लिखो RD। उसके बाद में क्या लिखो, RD होता है ना, ये लिख लो। और RD में हम दो पार्ट कर लेते हैं। पहला पार्ट है सॉलिड और लिक्विड के लिए, और दूसरा पार्ट है किसके लिए, गैसेस के लिए। तो आरडी का सबसे पहला पार्ट आप लिखो, लिखो फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड के लिए है। और लिखो रिलेटिव डेंसिटी इज, इसमें आगे लिखो रिलेटिव डेंसिटी इज टेकन related to water, related to water। ब्रैकेट में लिखो unless otherwise mention, unless otherwise mention। क्या मतलब होता है, जब भी मुझे कभी रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, जिस भी मुझे सब्सटेंस की डेंसिटी निकालनी है तो वहां पे, यहां पे जैसे किसी भी सब्सटेंस की, तो यहां पे लिखूंगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस फर्स्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस सेकंड। अगर सेकंड सब्सटेंस नहीं दिया हुआ है तो हम उसकी जगह क्या लेंगे, वाटर लेंगे। और जो ही हम वाटर लेते हैं तो इस रिलेटिव डेंसिटी का नाम स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाता है। तो यहां पे ये लिख लेंगे, इन केस ऑफ सेकंड सब्सटेंस व्हेन वी टेक वाटर देन इट इज नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट इज नोन एज स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल देते हैं। ठीक है ना। और यहां पे ये भी डेंसिटी है और यहां पे ये भी डेंसिटी है। इसकी भी ऊपर यूनिट रहेगी, इसकी भी क्या रहेगी, नीचे यूनिट। तो अगर देखा जाए तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो आप ये भी लिख सकते हो, इट हैव, यहां पे क्या लिखोगे, इट हैव नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। रेशियो किसी का भी हो, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है ना। और नीचे लिखो, एक लाइन लिख लो नीचे, बोथ एडी एंड आरडी आर सेम बट आरडी हैव नो यूनिट, बट आरडी हैव नो यूनिट। ठीक है ना। अब आरडी का दूसरा पॉइंट लिखो, फॉर गैसेज। क्या लिखोगे, फॉर गैसेज। ठीक है ना। आगे लिखो आरडी ऑफ गैस, मतलब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस इज नोन एज वेपर डेंसिटी, इज नोन एज वेपर डेंसिटी। ठीक है ना।
उसको क्या बोल देते हैं, वेपर डेंसिटी। किसके केस में, गैस के केस में, जिसको मैंने क्या कहा, वीडी कहा, जिसको क्या कहा मैंने, वीडी। और जो वीडी क्या होता है, वेपर डेंसिटी। लिख लो आगे, वेपर डेंसिटी के बारे में लिखो, आप लिखो, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैसेज। जो वेपर डेंसिटी है ना, इसकी डेफिनेशन है रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गैसेज टू द डेंसिटी ऑफ अनोदर गैसेज, टू द डेंसिटी ऑफ अनोदर गैसेज। जैसे वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ए गैस, किसी भी गैस की, चलो गैस फर्स्ट मान लेता हूं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। यहां पे क्या लिखूंगा मैं, डेंसिटी ऑफ ए गैस सेकेंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है ना। अगर सुनो मेरी बात, अगर कोई गैस नहीं दी हुई होती है तो यहां पे हम क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं। इफ गैस इज नॉट मेंशन, इफ गैस इज नॉट मेंशन, देन वी ऑलवेज टेक H2 गैस। ये ध्यान रखना है, अगर कोई गैस दी हुई होती है तो उसी के रिलेशन में निकालेंगे हम। ठीक है ना। तब इसको किसी से रिलेट किया जाता है डेंसिटी को। कोई एक सब्सटेंस है, उसको किसी दूसरे सब्सटेंस से रिलेट किया जाता है उसकी डेंसिटी के साथ, तो तभी तो इसका नाम क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी। यहां पे क्या है, अगर कोई डेंसिटी एक गैस की है, उसको रिलेट किया जा रहा है किसके साथ, गैस की डेंसिटी ऑफ सेकंड गैस की। अगर वो गैस दी हुई है तो बहुत अच्छी बात, नहीं दी हुई होती है ना तो हम क्या बोल देंगे भाई, हाइड्रोजन को ले लेते हैं। ठीक है ना। तो देखो डेंसिटी का क्या मतलब होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। इसकी डेंसिटी का क्या मतलब हुआ, नीचे वाली गैस का भी, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा, हाँ वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा, गैस अलग अलग है। तो अगर मैं वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला लिखूंगा तो ऊपर तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ गैस, ऊपर तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ गैस, क्योंकि इसके बटे में वॉल्यूम था, इसका वॉल्यूम था, वो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो मास ऑफ ए गैस, और नीचे क्या लिखूं, अगर कोई चीज नहीं दी हुई होती है तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है मेरे पास, 2। इसलिए वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाई 2 होता है। अगर कोई गैस दी हुई होती है तो उसका मास लिखेंगे, अगर नहीं दी हुई होती है तो हमें हाइड्रोजन का मास लिखना होगा, जिसको वेपर डेंसिटी कहते हैं। देखो यहां पे पहली गैस है, उसका मास लिखेंगे, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, इसलिए मुझे वॉल्यूम लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी जो गैस है मेरे पास, यहां पे अगर गैस दी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, गैस नहीं दी हुई होती है तो मैं हाइड्रोजन लिखूंगा। और हाइड्रोजन गैस जो होता है उसका मास कितना होता है, मोलिकुलर मास 2 होता है, इसलिए फॉर्मूला होता है वेपर डेंसिटी का। और अगर मुझे वेपर डेंसिटी का ये एवरेज मोलर मास बाई 2 भी होता है, ये किसके लिए होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेज के लिए। किसके लिए होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेज के लिए। ये मैं पहले आप लोगों को बता चुका कि जो गैसेज का जो मिक्सचर होता है उनका कभी भी मोलिकुलर मास नहीं होता है, उनका एवरेज मोलिकुलर मास होता है, जो हम ऑलरेडी क्या कर चुके, आप लोगों को बता चुके। तो आप क्या कर लो, अब एक न्यूमेरिकल लिख लो। ठीक है ना, लिखो न्यूमेरिकल, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस। हमें SO2 गैस की वेपर डेंसिटी निकालनी है। ठीक है ना, सोच करके करना है, कोई जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। और SO2 गैस है मेरे पास, तो सिंपल है, इसमें तो कैसे निकालोगे, वेपर डेंसिटी क्या होता है, एटॉमिक मास या नहीं, मोलिकुलर मास लिखेंगे हम। नीचे क्या लिखेंगे, 2। क्या मेरे पास कोई दूसरी गैस दे रखी है, नहीं, तो मुझे क्या मानना है, हाइड्रोजन। तो
तो मोलिकुलर मास SO2 का कितना होता है, ये SO2 का बेटा याद ही होना चाहिए, SO2 का कितना होता है 64 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 32। ये आंसर हो गया मेरे पास, ठीक है ना। अगर कोई गैस दे रखी होती तो हम उस गैस की डेंसिटी से डिवाइड कर देते, नहीं दे रखी है तो मुझे किससे करना पड़ता है, 2 से डिवाइड करना होता है। क्लियर है बात। एक छोटा सा क्वेश्चन और लिख लो, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन लिख लो आप, लिखो कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस विद रेस्पेक्ट टू मीथेन, विद रेस्पेक्ट टू मीथेन। और मीथेन क्या होता है CH4, इसका मोलर मास कितना होता है 16, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, कितने हाइड्रोजन है 4, 12 + 4 = 16। क्लियर है। तो अब मुझे अगर वेपर डेंसिटी निकालनी है तो SO2 की क्या होगी 64। अब मुझे 2 नहीं लिखना, 2 तो कब लिखना होता है जब किसी का रेस्पेक्ट नहीं दे रखा हो। तो यहां पे लिखा है विद रेस्पेक्ट टू CH4 16 इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आंसर, इज इक्वल टू क्या है 4 आंसर, ठीक है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लो, ठीक है। लिखो कैलकुलेट वेपर डेंसिटी, एक क्वेश्चन लिखो कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ सैंपल containing 5 moles of O2, 5 moles of O2 and 5 moles of N2, 5 moles of N2 with respect to helium, with respect to helium gas। एक बार सोच लो, यहाँ पे गैस का मिक्सर दिया गया है तो आपको पता है इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, एवरेज मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। देख लो किस तरीके से होगा। सैंपल में 5 मोल O2 के हैं और 5 मोल किसके हैं N2 के हैं। तो सबसे पहले इनका एवरेज मोलर मास निकाल लो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इनका क्या निकालेंगे, एवरेज मोलर मास, ठीक है। तो ये निकाल लेते हैं। देखो एवरेज मोलर मास, अब अगर फॉर्मूला मुझे याद है मोलर मास का तो क्या होता है कि टोटल मास अपॉन टोटल मोल। अब मेरे पास मोल दे रखा है 5 मोल O2 तो 5 मोल हो गया। मोल को जब मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मास आ जाएगा। तो 2 है मेरे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तो दोनों का सबसे पहले मुझे क्या निकालना है मास। तो मैं डायरेक्टली एक का 5 मोल है तो कैसे निकालूंगा, 5 तो मोल हो गया, मोलिकुलर वेट क्या है मेरे पास O2 है तो O2 का कितना है 32 और दूसरा 5 मोल किसका है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का कितना है 28। टोटल मेरे पास कितना है 5 + 5 10 मोल हो गया और डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 300 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 30 आ गया। ये मेरे पास एक एवरेज मोलर मास आ गया, ठीक है ना। अब हीलियम का मास क्या है, बोलो मोलर मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू 4। वेपर डेंसिटी मुझे निकालनी है 30 बाई टोटल कितनी है मेरे पास 30 है तो 30 बाई 4 कर लो, जो भी आता है मेरे पास 7.5, ठीक है ना। ये मेरी क्या है वेपर डेंसिटी, ठीक है ना। एक सवाल और देख लो, इसको नोट कर लो, एक क्वेश्चन और कर लो, ठीक है ना। लिखो 16 ग्राम ऑफ अननोन गैस, 16 ग्राम ऑफ अननोन गैस occupies 5.6 liter at STP, at STP calculate vapor density of the gas, calculate vapor density of the gas, ठीक है ना। तो एक बार देख लो इस सवाल को पढ़ करके देखो, मेरे पास यहाँ पे 5.6 लीटर है STP पे है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसका मोल निकाल लेंगे। 5.6 को कितने से डिवाइड करूंगा तो मोल आएगा 22.4 लीटर से करूंगा ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा इसका मोल। और मोलिकुलर मास भी निकाल सकते हैं हम इसका। देखो तो देखो एक सिंपल सी बात बताने लग रहा हूं। देखो मेरे पास क्या है
मीथेन है ना, कौन सी गैस है, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 16 ग्राम है किसी का। देखो एक छोटी सी बात लिख रहा हूं, अगर मैं किसी का मोल का फॉर्मूला लिखूं तो गिवन वेट अपॉन मोलर मास, बोलो मोल का यही फॉर्मूला होता है। दूसरी बात, क्या मोल का ये फॉर्मूला भी होता है, गिवन लीटर जो भी है डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर एट एसटीपी, ये भी मोल होता है, ये भी मोल होता है। क्या ये दोनों बराबर हैं? तो क्या मैं यहां से इसका मोल निकाल सकता हूं, 16 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 5.4 इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब मेरे हिसाब से सवाल हो ही गया, ठीक है ना। तो अब मुझे क्या निकालना है इसकी, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगी, 64 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 32 आंसर। क्योंकि ये किसी के रेस्पेक्ट में पूछी नहीं थी तो हमने क्या कर दिया, मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाई 2 कर दिया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से हम क्या नाम है, डेंसिटी के छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं ना वो आसानी से कर लेते हैं। उसके बाद में हमें करना है अगला जो टॉपिक है, वो टॉपिक लिख लो आप एक बार, है ना, लिखो डिटर्मिनेशन ऑफ, टॉपिक का जो नाम है ना वो क्या लिखोगे आप, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन द गिवन कंपाउंड, इन द गिवन कंपाउंड। मतलब परसेंटेज कंपोजिशन मुझे निकालनी है, परसेंटेज कंपोजिशन मुझे निकालनी है ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की, इन गिवन कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में मुझे एक पर्टिकुलर जो कंपाउंड है उसकी क्या निकालनी होती है, परसेंटेज निकालनी होती है। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, इसके बारे में एक दो लाइन लिख लो, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखवाएंगे। तो लिखो, कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स, कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स एंड weight percent of the element, weight percent of the element present in the given compound, present in the given compound is known as percentage composition, percentage composition of an element, of an element, and for that molar mass, for that molar mass of the compound is required, for that molar mass of the compound is required। और उस केस में मुझे उस कंपाउंड का मोलर मास पता होना चाहिए। तो परसेंटेज यहां पे लिख लो, परसेंटेज कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, ऑफ एन एलिमेंट, वेट ऑफ एलिमेंट, W वेट, वेट का मतलब है ना, वेट ऑफ एलिमेंट, नीचे लिखूंगा मैं वेट ऑफ कंपाउंड, ठीक है, इनटू क्या करूंगा 100। ये मुझे क्या रखना है, इस फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है ना। वेट है मेरे पास किसी भी का, ठीक है ना। अगर वेट नहीं दिया जाता है ना, नहीं मिलेगा ना, तो इसका मोलर मास भी लिख सकता हूं मैं, मोलर मास भी लिखूंगा, ओब्लिक है, डिवाइड में नहीं है, ये क्या है, ओब्लिक मोलर मास। कभी इसको आप डिवाइड समझो, या तो वेट दिया होगा कंपाउंड का, ठीक है ना, या फिर मेरे पास क्या दिया होगा इसका, ये भी वेट परसेंट के अंदर आएगा, ये भी देखोगे तो क्या आएगा, वेट परसेंट के अंदर आता है। मैंने कहा ऊपर यही बात लिखवाई है कि किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट जो होता है ना, उसकी एक पर्टिकुलर क्या होती है, वेट परसेंटेज पाई जाती है। तो हम निकाल कैसे सकते हैं उनकी, मैं आपके सामने एक छोटे छोटे क्वेश्चंस के द्वारा बता देता हूं। जैसे एक मैंने क्वेश्चन लिखा है, ठीक है ना, लिखा मैंने कैलकुलेट, बहुत छोटा सा लिखा है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कैल्शियम कार्बोनेट, इन
कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर मुझे कार्बन और ऑक्सीजन की क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालनी है। कैसे निकालूंगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका मोलर मास जो है वो 100 होता है, ठीक है ना। कार्बन का कितना होता है, वेट नहीं दे रखा है ना, तो मुझे मैंने कहा था क्या लेना पड़ेगा, इनका मोलर मास। तो मैं यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालूंगा, तो कार्बन का मोलर मास कितना है 12, टोटल कैल्शियम कार्बोनेट का कितना है 100, इंटू क्या करूंगा 100 इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 12% आंसर, ठीक है। देखो अब इसके अंदर ऑक्सीजन मेरे पास 3 है, तो मैंने एंड ऑक्सीजन लिखा है, तो तीनों का लिखना पड़ेगा मुझे। अगर ये लिखा हुआ था कि एक ऑक्सीजन का निकालो तो मैं एक का निकाल देता, तो तीनों का निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, बड़ा सिंपल है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, एक कार्बन का कितना होता है 16, तो ऊपर कितना आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 48% आंसर। तो 100 में से क्या करेंगे 60 हो गया, 40% मेरे पास क्या हो गया कैल्शियम हो गया। इस तरीके से जिस भी एलिमेंट की मुझे परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है उसका वेट या उसका मोलिकुलर मास जो भी दिया हुआ होता है वो ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाई टोटल वेट दिया हुआ है तो वेट, अदरवाइज उसका टोटल मोलिकुलर मास उस कंपाउंड का इनटू 100। इस तरीके से हम छोटे छोटे क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो एक छोटा सा क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, लिख लो एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। लिखो Na2SO4 इंटू 10H2O, ग्लोबर साल्ट भी बोल देते हैं इसको, ग्लोबर्स साल्ट, ठीक है ना। या फिर मैंने क्या लिखा Na2SO4 इंटू 10H2O, इसका नाम क्या होता है ग्लोबर साल्ट भी होता है। Na2SO4 इंटू डेकाहाइड्रेटेड होता है 10H2O, ग्लोबर्स साल्ट कहते हैं, ठीक है ना। और लिखो इसी में आगे कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सिंपल है, इस सारे का जो मोलिकुलर मास है वो 320 होता है, तो परसेंटेज ऑफ H2O क्रिस्टलाइजेशन अगर निकालूंगा तो टोटल वाटर कितना है मेरे पास 10 है, एक वाटर का मोलर मास 18 होता है, तो ऊपर क्या करूं 180 320 इंटू 100 जो भी आएगा आंसर। बहुत ही सिंपल है, जिसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी होती है उसको हम ऊपर लिखेंगे और डिवाइडेड बाई टोटल नीचे करेंगे। जैसे मैंने कोई भी लिख दिया है, जैसे लिखा मैंने CH4 है, इसके अंदर मुझे कार्बन की परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है, तो बोलो मैं कैसे लिखूंगा, कार्बन कितना है 12, टोटल कितना है 16, इंटू करूंगा 100 जो भी आएगा मेरे पास क्या आएगा आंसर। तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। तो उसके बाद आप क्या करो एक क्वेश्चन और लिख लो, ठीक है। लिखो 16.5 ग्राम 16.5 ग्राम ऑफ ए मेटल combines with oxygen and form 35.6 gram of oxide, 35.6 gram of oxide, comma, calculate percentage of oxygen, calculate percentage of oxygen in the metal oxide, in the metal oxide। पहले खूब अच्छे से सवाल को पढ़ना है, पढ़ करके देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। 16.5 ग्राम हमारे पास कोई मेटल है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के 35.6 ग्राम मेटल ऑक्साइड बना लेता है, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑक्सीजन की पूछी हुई है उस मेटल ऑक्साइड के अंदर, ठीक है ना। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है और कुछ लिखा नहीं है, मेटल और मेटल ऑक्साइड बना, ये मेरे पास मेटल है कोई, ठीक है। इधर क्या बन गया मेरे पास कोई
मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल कितना है 16.5 ग्राम है, और मेटल ऑक्साइड हमारे पास कितना बना है बोलो 35.6 ग्राम। 35.6 ग्राम मेरे पास क्या है, मेटल ऑक्साइड है। ठीक है, तो क्या मैं वेट ऑफ ऑक्सीजन निकाल दूं, बोलो वेट ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं ऑक्सीजन का वेट निकालूंगा तो इसके अंदर से 16.5 अगर घटाएंगे तो क्या बचेगा 19 पॉइंट, घटा के लिख दो आप यहाँ पे 35.6 माइनस 16.5 इक्वल टू 19.1 ग्राम। ये मेरे पास क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है ना, अब मुझे निकालना क्या है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है, तो तुरंत लिख देंगे हम परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, और कुछ निकालना है इसमें, बस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो लिखो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, कितना होगा 19.1, ये इसका वेट डिवाइडेड बाई हमें क्या करना है, टोटल वेट ऑफ कंपाउंड। बन तो मेरे पास क्या गए मेटल ऑक्साइड, 35.6 इंटू क्या करूं 100, जो भी आएगा मेरे पास ग्राम के अंदर आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल है। ये मेटल था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाया। इस मेटल ऑक्साइड के अंदर क्या पूछ लिया, ऑक्सीजन की परसेंटेज कंपोजिशन पूछ ली। किसी भी तरीके का सवाल हो, अगर परसेंटेज कंपोजिशन का सवाल है तो जिसकी भी परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी होती है उसको हमें सदा ऊपर लिखना होता है। ठीक है, और टोटल हमें नीचे लिखना होता है, चाहे वो वेट परसेंट में लिखा हुआ हो या उनका मोलिकुलर वेट दिया हुआ हो, वो हम लिख लेंगे। एक क्वेश्चन आप और नोट करो, ठीक है ना, लिखो ए कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स, ए कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स 0.07% of nitrogen, 0.07% of nitrogen, full stop. Calculate minimum molar mass of the compound. Calculate minimum molar mass of the compound. अब एक हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट और आया है, ये मिनिमम मोलर मास कंपाउंड का कैसे निकाला जाता है, कि व्हाट इज मिनिमम मोलर मास। ठीक है, कि मोलर मास कंपाउंड का किस तरीके से हम निकालेंगे। अब सबसे पहले आप नीचे ये लिख लो ना कि मिनिमम मोलर मास क्या होता है। कोई भी कंपाउंड होता है, उसके अंदर किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का, एक एलिमेंट का मास लेकर के हम और सवाल को सोल्व करेंगे तो उससे उसका मिनिमम मोलर मास आ जाता है। तो सबसे पहले आप क्या लिख लो, यहां पे लिख लो मिनिमम मोलर मास। क्या लिखोगे, मिनिमम, यहां पे मोलर मास, ठीक है ना। और मिनिमम मोलर मास होता क्या है, लिखो फॉर मिनिमम मोलर मास, फॉर मिनिमम मोलर मास ऑफ एनी कंपाउंड, ऑफ एनी कंपाउंड, that compound should contain at least, that compound should contain at least one atom of the element, one atom of the element whose percentage is given, whose percentage is given। ठीक है ना, तो जिसकी परसेंटेज दी हुई होती है उसका हम उस एलिमेंट का एक एटम का मोलर मास लेकर के सवाल को निकालेंगे, परसेंटेज निकाल देंगे। तो ऐसे केस में जो आपने मास लिया उसको मिनिमम मोलर मास कहते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे परसेंटेज ऑफ N2 निकालनी है ना, नाइट्रोजन निकालनी है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो वेट ऑफ नाइट्रोजन है, नीचे जो भी है मोलिकुलर वेट है क्या है, और मोलर मास जो मुझे लिखना है इंटू 100, यही तो है। परसेंटेज मेरे पास 0.07 लिखी हुई है। अब सवाल के अंदर इसका मोलर मास नहीं दे रखा है, तो मुझे नाइट्रोजन का कम से कम का कितना, एक का लेना पड़ेगा। तो ऊपर क्या लिखूंगा मैं 14, नीचे मोलर मास मुझे निकालना है, ठीक है ना, इंटू क्या करूंगा यहाँ पे 100। जो भी आप मोलर मास निकालोगे वही मेरा क्या हो जाएगा, मिनिमम मोलर मास। ठीक है ना, तो आप इसको क्या करोगे सोल्व, तो ये लगभग आ जाएगा 7 दूनी 14 और 2 पे ये कटेगा, 2 के साथ 2 0, तो ये हो जाएगा 20,000 के लगभग हो जाएगा। ठीक।
ठीक है, तो ये क्या है मेरे पास, ये मिनिमम मोलर मास है, दिस इज मिनिमम 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 मोलर मास है। ठीक है, तो मिनिमम मोलर मास इस तरीके से निकाला जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लो, मिनिमम मोलर मास के कॉन्सेप्ट का ही है। लिखो, इंसुलिन कंटेन 0.0016% ऑफ 0.0016% ऑफ सल्फर, इसमें सल्फर होता है इंसुलिन में, ठीक है ना। कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन, कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन, सिंपल है, यही हो जाएगा यहाँ पे। तो मिनिमम मोलर मास यहाँ पे आप लिखोगे वेट का जो सल्फर है, यहाँ पे वेट ऑफ सल्फर, बस, और क्या, यहाँ पे भी क्या करोगे सल्फर, इसकी परसेंटेज 0.016 दे रखी है, यहाँ पे क्या लिखोगे 32, इसका मोलर मास हमें निकालना है, इनटू क्या करूँगा 100, तो जो भी मिनिमम मोलर मास यहाँ पे आएगा उसको क्या कर देंगे हम, सोल्व कर देंगे। तो ये आएगा 2 × 10 की पावर 2 × 10 की पावर जो भी आता है ना, 2 × 10 की पावर -6 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, तो सोल्व करके देख लेना जो भी आता है, इसमें कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। ठीक है, एक सवाल आप और लिख लो। ठीक है, ये इस परसेंटेज कंपोजिशन का क्या रहेगा लास्ट, फिर हम क्या करेंगे उसके क्या नाम, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो पढ़ेंगे। तो एक सवाल लिख लो, HB, HB किसको बोलते हैं, हीमोग्लोबिन को बोल देते हैं, HB किसको बोल देते हैं, हीमोग्लोबिन को बोलते हैं। ठीक है, कंटेन्स 0.25% आयरन, 0.25% आयरन, फुल स्टॉप। इफ मोलर मास ऑफ HB इज, इफ मोलर मास ऑफ HB इज 89600, 89600, then calculate number of Fe atoms, then calculate number of Fe atoms present per molecules of hemoglobin, per molecules of HB लिख लो, HB। ठीक है ना, 1 मिनट सवाल को सोच लो, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सा सवाल है। ठीक है ना, तो इसका देख लो, इसका आपको पता ही है कि इसका 2.25% लिखा है, तो मैं क्या इसको 1/4% कर दूं, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा और कोई बात है नहीं। ठीक है ना, तो लिख लो यहाँ पे वही तुम्हारा परसेंटेज की जगह 1/4, ऊपर क्या लिखो, जो एटम है उसका वेट लिखोगे, वेट ऑफ Fe, नीचे इसका मोलर मास हमारे पास लिखा हुआ है, यहाँ पे वेट निकालेंगे इनटू 100। ठीक है ना, क्योंकि इसने नंबर ऑफ एटम पूछा है, तो पहले मैं मास निकालूंगा, फिर मास निकाल करके मोल निकालूंगा, मोल निकाल करके एवोगैड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे पास वेट ऑफ Fe इज इक्वल टू जो भी आएगा 89600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4। तो इसको जो ही हम सोल्व करेंगे ना, तो ये मेरे पास लगभग कितना आ जाएगा, 224। ठीक है, और 224 आ गए मेरे पास। तो यहाँ पे नंबर ऑफ, ये इसका वेट आ गया, वेट है नहीं, ये तो मोलिकुलर वेट आया ना, वेट नहीं है, मोलिकुलर वेट ही आ गया, क्योंकि ये मोलिकुलर वेट दे रखा था, तो ये भी क्या आया, इसका वेट का मतलब मोलिकुलर वेट आया। तो फिर इसके नंबर ऑफ एटम्स हम निकाल देंगे, तो इसको डिवाइड कर देंगे, कितने से डिवाइड कर देंगे कि भाई Fe एटम्स, ठीक है ना, इसको 56 के इसके मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देंगे, मेरे पास टोटल मास आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं नंबर, ये इसका टोटल मास आया है, मतलब एक Fe 56 होता है एक में, ये मेरे पास टोटल आ गया ना। अरे सपोज करो मेरे पास 60 केड़े हैं टोटल, कोई पूछ ले कि कितने दर्जन केड़े हैं, 12 केड़े, मतलब 5 दर्जन हो गए ना, क्योंकि मैं 60 को कितने से डिवाइड करूंगा, 12 से, तो ये मेरे पास टोटल वेट आ जाएगा, टोटल मास आ गया मेरे पास। और एक आयरन के एटम का मास कितना है 56, तो टोटल से डिवाइड करूंगा, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा
नंबर ऑफ Fe एटम इज इक्वल टू, नंबर ऑफ Fe एटम इज इक्वल टू 224 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या लिखूंगा 56, और यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 4। ये क्या है हमारा आंसर है। हमारे पास क्या हो गया इसका, ये आंसर हो गया। और उसके बाद में जो है ना हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम क्या करेंगे, एम्पिरिकल मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है ना, इस तरह के सवाल करेंगे। तो इस आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।